हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के टॉपिक गॉसेस लॉ को। तो ये गॉसेस लॉ आखिर है क्या, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, उसके बाद फिर हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। और इस पे हम लोग शुरुआत से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जो अपने पिछले लेक्चर्स थे उस पे इलेक्ट्रिक चार्जेस, फिर कूलॉम्स लॉ, फिर उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब चीजों को हम लोग पढ़कर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी पढ़ा था। अभी क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर आगे देखेंगे कि गॉसेस लॉ क्या है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डिफिनीशन है, अगर मैं उसको सिंपली लिख दूं तो वो ये है कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या फिर इसको वेक्टर फॉर्म पे अगर लिखूं तो ये हो जाएगा ये, जहां पर कि जो ए है वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए जो है ये, उस पे ए तो एरिया है जो कि हम लोग जानते हैं किसी भी सरफेस का एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और साथ में उससे एसोसिएटेड एक यूनिट वेक्टर भी है। क्लियर? तो ये है हम लोग का एरिया वेक्टर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये वो है। ठीक है, तो देख लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम लोग ने एरिया पुट कर दिया कुछ ए, जिसका कि एरिया कितना है, ए है। अब ये जो एरिया यहां पर पुट किया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, और अगर हम लोग इस एरिया को, इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर दें, तो इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, यानी कि उस क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे फ्लक्स। क्लियर? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पर जितनी मौजूद है वो उतनी ही है, बट इस एरिया से, इस गिवन एरिया से कितना पास हो रहा है उसको हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो इस एरिया का एक एरिया वेक्टर डिफाइंड होता है आउटवर्ड नॉर्मल, और इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है वो होता है ये थीटा। तो अगर हम लोग को इस जगह पर पता है, मान लीजिए कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर वैल्यू आ जाएगी ए, यानी कि ये जो एरिया दिया होगा मीटर स्क्वायर पे हम लोग लेंगे, और कॉस थीटा, ये जो थीटा है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से हम लोग को फ्लक्स पता चल जाएगा कि इस वाले एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ठीक है, और वो भी कैसी, इसके नॉर्मल। ठीक है, तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने पिछले लेक्चर्स पे। अब यहां पर क्या है, मैंने थोड़ा सा उसको रिवाइज कराया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या क्या जरूरी है। अब चलते हैं हम लोग किस पे, गॉसेस थ्योरम पे, कि आखिर ये गॉसेस थ्योरम क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे आगे चलकर। तो ये एक हम लोग का बहुत ही, एक कहा जाए कि बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जिससे कि आगे की काफी चीजें हमारी आसान हो जाती हैं गॉसेस लॉ से। तो गॉसेस लॉ कहता क्या है? गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस S is equal to the total charge enclosed। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, enclosed by S divided by permittivity of free space, यानी कि ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस पे जो जो भी मैंने मार्क किया है, हमें हर उस चीज को समझना है जो भी मैंने मार्क किया, क्योंकि अगर ये समझ पे आ गया तो गॉस लॉ आराम से समझ पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी मैं बता के आया कि किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ठीक है, और वो भी कैसी, उसके नॉर्मल डायरेक्शन में। तो इसी वजह से हम लोग इसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच के एंगल को देखते हैं, और इस एरिया वेक्टर का इधर कंपोनेंट या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट हम लोग निकालते हैं। मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरफ कंपोनेंट कितना होगा, ई ए कॉस थीटा, यही तो होगा, मतलब ई कॉस थीटा। तो और ये बन गया हम लोग का फाई, ये ई ए कॉस थीटा।
ठीक है, फ्लक्स। क्लियर? तो फ्लक्स जो होता है वो हम लोग का कहलाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है, उस एरिया के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं कि कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हम लोग निकालते हैं तो एक एरिया लिया और उस एरिया का मान लीजिए एरिया वेक्टर है इस तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है वो कुछ ऐसी पास हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से पास हो रही है। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, वो थीटा है जैसे। तो हमें क्या देखना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के नॉर्मल। तो इस सरफेस के नॉर्मल यानी कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी इस सरफेस के नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया वेक्टर है ये नॉर्मल होता है इस सरफेस के, यानी कि हमें इसका कंपोनेंट देखना है एरिया वेक्टर की तरफ। ठीक है, तो इसका हम लोग जब कंपोनेंट देखेंगे तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे कितना हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इसका इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा। ठीक है, और इसको अगर सिर्फ हम लोग एरिया ले लें ऐसे, ठीक, पूरा, तो ये बन जाएगा ई ए कॉस थीटा फ्लक्स हम लोग का। ठीक है, ये चीज, तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर आ रही है ये टर्म्स आ रही हैं क्लोज्ड सरफेस की। ठीक है, गॉसेस लॉ में एक जो हम लोग की टर्म आ रही है वो है क्लोज्ड सरफेसेस। तो क्लोज्ड सरफेस की क्या बात है, क्लोज्ड सरफेस का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक चार्ज है और उसके चारों तरफ हमने एक सरफेस ड्रॉ करी। ये इस तरीके की सरफेस है जो कि क्लोज्ड नहीं है, मतलब इधर देखिए ये स्फीयर है, ये पूरा एक स्फीयर का पार्ट है, ये स्फीयर का पार्ट है, बट ये इधर से क्या है, ओपन है, ये इधर से ओपन है, ये पोर्शन इधर से ओपन है। ठीक है, ये पोर्शन पूरा ओपन है। तो ये जो सरफेस हुई ये एक क्लोज्ड सरफेस नहीं है। यहां पर बात हो रही है क्लोज्ड सरफेस की। ठीक है, तो अब और क्या आगे हमें देखना है इसका। अगर एक और एग्जांपल ले लिया जाए क्लोज्ड सरफेस का, तो आप इस तरीके से मान सकते हैं कि एक कोई चार्ज है और इस चार्ज के चारों तरफ मान लीजिए कि आपने ऐसे बॉक्स बना दिए। ठीक है, और इस बॉक्स का जो ऊपर वाला ढक्कन है वो है ही नहीं, सिर्फ ये वाली सरफेस है, इधर वाली सरफेस है, पीछे वाली है, इधर बगल वाली है और नीचे वाली है। मतलब इस बॉक्स के 5 सरफेसेस हैं, एक सरफेस नहीं है। तो ये जो बॉक्स कहलाएगा वो कहलाएगा ओपन बॉक्स। क्या कहलाएगा, ओपन बॉक्स या ओपन सरफेस। क्लोज्ड तब हो जाएगा जब इसका ऊपर वाला हिस्सा भी कैसा हो, बंद हो। इसी तरीके से अगर यहां पर चार्ज रखा हुआ और इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना दिया जाए, एक स्फेरिकल सरफेस बना दी जाए जो कि पूरी तरीके से क्या हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, कंप्लीट स्फीयर बनाओ तो उसको कहा जाएगा क्लोज्ड सरफेस। क्लियर, बात समझ पे आ गई। ये है हम लोग की कैसी क्लोज्ड सरफेस है। अब ये किसी भी शेप की हो सकती है, ये स्फीयर भी बनाया जा सकता है, या हम लोग का क्यूब बनाया जा सकता है, क्यूबॉइड बनाया जा सकता है, या प्रिज्म बनाया जा सकता है, कैसा भी बनाया जा सकता है ये। ठीक है, तो क्लोज सरफेस क्या होती है वो समझ पे आ गया होगा। अब चलते हैं इस पे, इन्होंने कहा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय एस। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड यानी कि इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये क्लोज्ड सरफेस जो थी, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है और दूसरा चार्ज भी एक रखा हुआ है और तीसरा चार्ज बाहर रखा हुआ है। तो गॉसेस लॉ जो एप्लीकेबल है वो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद है उनके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर, बात समझ पे आई। गॉसेस लॉ पे इस चार्ज को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग ने सरफेस बनाई जिसको कि गॉसियन सरफेस कहते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम लोग इसी लेक्चर के एंड में पढ़ेंगे, मतलब एंड के सेक्शन में उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग ने एक हाइपोथेटिकल सरफेस बनाई है, एक क्लोज्ड सरफेस बनाई है, उसको हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो ये 2 चार्ज हैं और इनके चारों तरफ एक ऐसी सरफेस ड्रॉ कर दी, एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दी। तो गॉसेस लॉ जो लगेगा वो
जो ये चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लूड है उनको अपने साथ रखेगा, ना कि ये जो बाहर चार्ज है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आप एप्सिलॉन नॉट जानते हैं कि ये होता है जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, क्लियर? ये सारी चीजें हमें हैं। अब मैं वापस गॉसेस लॉ को बता रहा हूं ताकि पूरा चीज समझ पे आ जाए कि आखिर ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, गॉसेस लॉ बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आपने अगर एक चार्ज कंसीडर किया, पॉजिटिव चार्ज, और उसके चारों तरफ एक इस तरीके से क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करी। अब वो सरफेस कैसी भी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, क्यूब हो सकती है, किसी भी तरीके की वो सरफेस हो सकती है। ठीक है, तो इस इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से जो टोटल फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा या इस सरफेस को क्रॉस कर रहा होगा वो कितना होगा? Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर? गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय S, एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय S। इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, इसको मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे लिखूं तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा आपकी समझने के लिए। तो ये गॉसियन सरफेस हम लोग ने ड्रॉ करी इस चार्ज के अराउंड, तो इस सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स था वो बराबर हो जाएगा इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज मौजूद है, जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड, यहां पर कई चार्ज अगर मान लो रख दिए तुमने, कितना भी कैसे भी रखो, किसी भी तरीके से रखा जा सकता है, वो सभी का सभी टोटल हमें निकालना होगा, टोटल चार्ज को यहां पर पुट करना होगा और उसको डिवाइड करना होगा किससे? एप्सिलॉन नॉट से, तो वो फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। यही है हम लोग का गॉस लॉ कि आपके पास कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और पूछ लिया जाए कि इससे टोटल फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, टोटल फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस केस पे आप इसको क्या करेंगे? ऐसे एक गॉसियन सरफेस से एनक्लोज कर देंगे और उसके बाद सिंपली बोलेंगे कि इस गॉसियन सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स है फाई, वो बराबर है Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर जो Q enclosed है वो सम हो जाएगा हर एक इंडिविजुअल चार्ज का, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn, जितने भी चार्जेस हैं सबका यहां पर Q enclosed है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कहां पर मौजूद है। गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, अंदर, और ये हम लोग का एप्लीकेबल हो जाएगा गॉस लॉ। क्लियर? तो अब अगर इससे एक और हम लोग चीज निकालें तो ये निकल कर आ रही है कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो 0 है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। सिंपली ये फाई क्या बता रहा है? इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, और अगर ये 0 के बराबर हो जाए तो यहां से निकल कर आ जाएगा कि जो Q है इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर या क्लोज्ड सरफेस के अंदर वो कितना है? 0 है। ठीक है, बात समझ पे आई? तो ये है हम लोग का गॉसेस लॉ, जो कि हमें बताता है फाई इज इक्वल टू Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट, जहां पर जो फाई है वो इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स है, और ये जो Q enclosed है उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज मौजूद है उसकी बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही है, और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे तो वो उसी फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो हम लोग का टोटल फ्लक्स, अगर किसी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना हो जाए? 0 हो जाए। टोटल फ्लक्स की बात हो रही है, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो ये कहा जा सकता है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद
नहीं है। अब ये इन सब चीजों को जो भी अभी मैंने बताया है, एक तो इसके एप्लीकेशंस भी हैं और साथ में इसका डेरिवेशन भी अभी मैं कर रहा हूं गॉसेस लॉ का, जिससे कि हमें समझ पे आ जाए कि किस तरीके से गॉसेस लॉ निकल कर आया है। क्लियर? तो देखिए, इसका डेरिवेशन हम लोग कुछ इस तरीके से चालू करेंगे कि एक सबसे पहले कंसीडर करेंगे एक चार्ज Q और उसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस S बना दिए। ठीक है, टोटल सरफेस कितनी है, सरफेस एरिया कितना है, S है। और अब इस पे कंसीडर करेंगे एक छोटा सा एरिया डेल्टा S, जहां पर कि जो ये चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और साथ में ये जो डेल्टा S है इसका एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड नॉर्मल है। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तो अगर इस छोटे से बहुत छोटे एरिया से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है उसकी वजह से फ्लक्स निकालने की कोशिश करें तो वो निकल कर आ जाएगा डेल्टा फाई। क्योंकि देखो फाई का एक्सप्रेशन क्या होता है हम लोग का, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, है ना। इसी को लिखा जा सकता है ई ए कॉस थीटा, बिल्कुल। तो बस वही चीज यहां पर यूज करी है कि यहां पर जो एरिया है वो है डेल्टा एस। ठीक है, वो कितना है, डेल्टा एस। ठीक है, ई डेल्टा एस और यहां पर आ गया कॉस थीटा। क्लियर? तो इसी वजह से यहां पर क्योंकि हम डेल्टा एस एरिया की बात कर रहे हैं तो मतलब जो फ्लक्स होगा वो भी एक छोटा सा हिस्सा होगा टोटल फ्लक्स का, तो उसी को छोटे से हिस्से को बताने के लिए यहां पर डेल्टा फाई लिख दिया गया है। क्लियर? इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यही आ गया यहां पर डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। इस छोटे से सरफेस से जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो ई है, इतना फ्लक्स होगा। अब इसको अगर मैं ये जो ई है इसकी वैल्यू पुट करें, ठीक है, इस पे अगर ई की वैल्यू पुट करें तो करिए, ये चार्ज है और हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ये जो पूरा सरफेस है उसका रेडियस कितना है, आर है, ये गिवन है ना, रेडियस आर है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई, यहां पर सोर्स चार्ज Q लिया गया है तो Q डिवाइडेड बाई जिस डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इस चार्ज Q से, तो वो है R और स्क्वायर, यानी कि Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब इसको हम लोग यहां पर पुट कर दें अगर, ठीक है, और ये जो R कैप है ये बता रहा है डायरेक्शन किस चीज की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो भी रेडियली आउटवर्ड, रेडियस की डायरेक्शन पे है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डॉट प्रोडक्ट किया किसके साथ, डेल्टा एस के साथ। क्लियर? इतना हम लोग का निकल कर आ गया यहां पर डेल्टा फाई इस छोटे की वजह से। क्लियर? अब क्योंकि ये जो आर कैप है वो डेल्टा एस की ही डायरेक्शन में है, यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पे है, तो आर कैप डॉट डेल्टा एस को अगर मैं लिखूं तो ये डेल्टा एस हम लोग का ऐसे बन जाएगा, आर कैप डॉट आर कैप डेल्टा एस। आर कैप यानी कि देखिए डेल्टा एस की भी डायरेक्शन क्या थी, आर कैप की डायरेक्शन पे ही थी, तो इसी वजह से सेम डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर्स को ऐसे लिख लिया तो ये 1 हो जाएगा और डेल्टा एस आ जाएगा ये। ठीक है, आर कैप डॉट आर कैप ये बन गया डेल्टा एस, यानी कि इससे जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो निकल कर आ जाएगी डेल्टा एस। तो इसी को हम लोग अगले स्टेप पे अपने इनकॉर्पोरेट करेंगे और ये निकल कर आ जाएगा कुछ ऐसा कि क्योंकि डेल्टा एस और आर कैप की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो इस वजह से डेल्टा फाई जो मिलेगा हम लोग को वो मिल जाएगा यहां पर, ये बोल्ड लेटर्स में नहीं होगा ये। ठीक है, ये क्योंकि फाई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फाई स्केलर क्वांटिटी है, तो ये बोल्ड लेटर्स पे नहीं होगा, वो आपको दिख रहा है हो सकता है, क्योंकि बोल्ड लेटर पे लिखा नहीं हो सकता है आपको बोल्ड लेटर दिख रहा हो, तो ये बोल्ड लेटर में नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, बोल्ड लेटर्स पे नहीं है, ये वेक्टर नहीं है ये। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहां पर ये जो R कैप था
और डेल्टा एस था वेक्टर वाला, उसका हम लोग जो अभी किए कि आर कैप डॉट आर कैप और डेल्टा एस, तो इससे ये जो निकल कर आएगा ये भी हम लोग का सिर्फ एरिया है, ये बोल्ड लेटर्स पे नहीं है, ये बोल्ड लेटर्स पे नहीं है, ये डेल्टा एस लिखा हुआ है बोल्ड लेटर, यानी कि ये वेक्टर अब नहीं लिखा हुआ है। तो डेल्टा फाई हम लोग का निकल कर आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डेल्टा एस। ठीक है, इतना निकल कर आ गया। अब ये क्या है इसको फिर से समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डेल्टा एस है। तो इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो है इतनी, और कितने एरिया से पास हो रही है, डेल्टा एस से। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हम लोग की एरिया वेक्टर है उसके बीच का एंगल 0 है, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां पर ये हम लोग का निकल कर आ गया डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल्टा एस। और ये जो डेल्टा फाई है वो सिर्फ इतने छोटे से एलिमेंट के लिए है, एरिया एलिमेंट के लिए। तो अगर हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना हो कि इस पूरे सरफेस से कितना हो रहा हो, तो इस तरीके के डेल्टा एस बहुत ढेर सारे फॉर्म करने होंगे, और सारे डेल्टा एस में जो कि सरफेस में मौजूद है, हर एक डेल्टा एस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम ही रहेगी। क्या होगा, सेम ही रहेगी। यानी कि अगर हमें टोटल फाई निकालना हो, ठीक है, सिंपली सी ये है कि सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर हमें टोटल फाई निकालना है तो डेल्टा फाई जो है वो सारे डेल्टा फाई को हमें एड अप करना पड़ेगा। ठीक है, और डेल्टा फाई जब हम सम अप करेंगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, सम ऑफ ऑल डेल्टा एस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा एस। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहां पर हम लोग सरफेस पे देख रहे हैं और ये स्फेरिकल सरफेस माना है और इसका जो रेडियस है वो सेम है और यहां पर जो चार्ज है वो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में इसके अलावा कोई और वेरिएबल होता नहीं है और दोनों की दोनों सेम है, तो हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सेम। क्लियर। तो ये वाला जो हिस्सा है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये सेम है सबके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। सम अप किस पे होगा, डेल्टा एस पे। यानी कि इसको अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहां पर आ गया समेसन। अब देखिए सारे डेल्टा एस की बात हो रही, तो ऐसे समेसन डेल्टा एस, यानी कि छोटे छोटे जो डेल्टा एस यहां पर फॉर्म किए हैं इसी सरफेस पे, ये जो मैं बना रहा हूं ये सब सरफेस पे बना रहा हूं मैं। ठीक है, वो जो स्फेयर है स्फेयर के सरफेस पे, तो वो सब के सब कैसे हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे और टोटल हमें मिल जाएगा सरफेस एरिया एस। टोटल फाई के लिए टोटल सरफेस एरिया एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एस। क्लियर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही एस मिलेगा हम लोग को, ये अब यहां पर ये फिर से ये बोल्ड लेटर्स पे नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए बोल्ड लेटर्स पे ये नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये आपको ऐसा लग रहा होगा। बोल्ड लेटर्स पे देखो ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ये बोल्ड लेटर्स पे नहीं है। क्लियर। तो ये अब वेक्टर क्वांटिटी नहीं रह गई, यहां पर उनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट हो चुका है, वेक्टर्स जो थे यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो इससे मिल गया हम लोग को ये, यानी कि टोटल जो फ्लक्स होगा वो बराबर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टोटल सरफेस एरिया। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब क्या है कि क्योंकि ये जो हमारी सरफेस थी, क्लोज सरफेस थी, जिसको कि हम लोग गॉसियन सरफेस बोल रहे हैं, वो कैसी थी, स्फेरिकल शेप की थी, और स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है हम लोग का, टोटल सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह पर, एस की जगह पर हम लोग जब पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो देखो 4 पाई आर स्क्वायर से ये 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो फाई इज इक्वल टू निकल कर आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर जो क्यू है वो है चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दिस सरफेस, इस सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज इनक्लोज्ड है, और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि जो टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस से, इस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इस चार्ज की वजह से वो बराबर होगा। ठीक है, ये फ्लक्स जो कि इस चार्ज की वजह से और पास हो रहा है इस क्लोज्ड सरफेस से, वो बराबर होगा
इस सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो यहां से हम लोग क्या गॉस लॉ जो है वो गॉसेस लॉ जो है उसको डिराइव कर लिया, हम लोग का ये डेरिवेशन है। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे देखेंगे गॉसेस लॉ पे और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो देखिए गॉसेस लॉ के साथ केस क्या है कि जो हम लोग का गॉसेस लॉ एप्लीकेबल है, ये एक इस तरीके का है जहां पर बहुत हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टोटल फ्लक्स फाइंड करने के केस पे। कैसे? अब जैसे आप अभी देख पा रहे हैं कि यहां पर ये 4 चार्जेस हैं, ठीक है, 4 अलग सिचुएशंस है बट चार्ज क्या है, सेम है। एक चार्ज है ये प्लस क्यू, दूसरा ये प्लस क्यू, ये तीसरा प्लस क्यू, ये चौथा प्लस क्यू, ये मतलब सेम वैल्यू के चार्ज हैं। और इनके चारों तरफ जो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी गई है, यानी कि एक क्लोज्ड सरफेस जो ड्रॉ करी गई है, हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस। हाइपोथेटिकल यानी कि हमने इमेजिन किया उसको और ड्रॉ कर लिया, ऐसे पर्टिकुलर वहां पर कोई सरफेस मौजूद नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो क्लोज्ड सरफेस यहां पर हम लोग ने चारों तरफ ड्रॉ किया, इसके ये क्या कहलाई, गॉसियन सरफेस कहलाई। और ये क्लोज्ड सरफेस, अब देखो शेप इसका ऐसा है, दूसरी जो है वो एक परफेक्ट हमें स्फेयर जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर ये 3D में बात हो रही, तो ये स्फेयर है और ये यहां पर जो है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है ये। क्लियर? फिर यहां पर चार्ज वही अंदर प्लस क्यू है और यहां पर शेप देखो बहुत अजीब सा है। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? बट भले ही इनकी जो सरफेस है उनका जो शेप है वो अलग अलग है, लेकिन इससे जो पास होगा टोटल फ्लक्स वो बराबर होगा। हर एक सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो बराबर होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के ही। क्योंकि गॉसेस लॉ ये कहता है कि एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करो, वो ये नहीं कहता कि क्लोज्ड सरफेस कैसी होनी चाहिए। एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करो एक चार्ज के चारों तरफ, तो उस क्लोज्ड सरफेस से जो पास होने वाला टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर होगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यही चीज है कि गॉसेस लॉ इज यूनिवर्सली ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप और साइज। देखो दिमाग में बैठा लो, जो गॉसेस लॉ है वो फाई यानी कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बताता है, ये है गॉसेस लॉ। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद क्या है कि ये जो चार्ज होता है, ये जो Q यहां पर मौजूद होता है, Q जैसे कि ये लिख दिया फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होता है उसको भी बहुत समझना जरूरी है, मैं इसको अभी बताता भी जा रहा हूं, बट फिर भी एक बार और इसको जानते हैं कि ये Q क्या है। Q रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस मौजूद होंगे उन सब का सम होता है ये Q। ये जो Q रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक सिंगल चार्ज को नहीं, इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज मौजूद हैं उन सब के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चार्ज Q। ठीक है, यहां पर कोई एक सिंगल चार्ज मौजूद नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि सिर्फ एक सिंगल चार्ज के लिए। इस क्लोज सरफेस के अंदर कितने भी चार्ज कैसे भी पोजीशन में कहीं पर भी रखे हो सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। ठीक है, वो सब कैसे होंगे अगर इसके अंदर मौजूद हैं, तो उन सब का सम हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Q से, और जो टोटल फ्लक्स जनरेट होगा उन सारे चार्जेस की वजह से वो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि फाई इज इक्वल टू, फाई कैसा, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स वो बराबर होगा चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज यानी कि टोटल चार्ज जो भी मौजूद है उस सरफेस के अंदर। यहां पर भी सेम सिचुएशन है, चार्जेस कैसे भी कहीं पर भी रखे हो, बट अगर हमने एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करी है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा हम लोग का, इतना ही होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है ना कि यहां पर Q जो है वो सम ऑफ ऑल चार्जेस है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन विद इन द सरफेस। सरफेस के अंदर वो कहां पर कैसे रखे हुए हैं वो मैटर नहीं करता।
ठीक है, और देखते हैं इस पे कि हमें और क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है गॉसेस लॉ को अप्लाई करने में और क्या इसके रिस्ट्रिक्शंस है। तो यहां पर अब बात आती है, जैसे कि ये पूरा जो मान लीजिए कि एक सिस्टम है चार्जेस का, जहां पर कि एक +3 Q चार्ज है, एक +2 Q चार्ज है और एक -Q चार्ज है। ये चार्जेस यहां पर जो मौजूद हैं, ये अगर इनसे कह दिया जाए कि हमें बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना है इन दो चार्जेस की वजह से, ठीक है, क्या कह दिया गया कि 3 सिस्टम है चार्जेस का, बट पूछ लिया गया कि इन 2 चार्जेस की वजह से टोटल फ्लक्स कितना है। तो इसके चारों तरफ हम कोई भी कैसी भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, तो जो फाई होगा वो हो जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है यहां पर +2 Q फिर +-Q, ऐसा करना पड़ेगा हम लोग को, और फिर इसको डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट से, तो ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये जो फाई निकल कर आया, ये निकल कर आया इस ये जो हम लोग ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी इन 2 चार्ज के अराउंड, उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स है। और ये जो यहां पर चार्ज था, ये Q एनक्लोज्ड, इस Q एनक्लोज्ड पे हम लोगों ने जो यहां पर अंदर जो भी चार्ज मौजूद था उसको ऐसे पुट किया, उसको पुट करने से हम लोग का ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकल कर आ गया टोटल फ्लक्स। ठीक है, ये तो थी बात किसकी, टोटल फ्लक्स की। क्योंकि ये जो +3Q चार्ज है, इसका अगर फ्लक्स देखें कि इस सरफेस से कितना पास हो रहा है, तो देखो जरा गौर से कि इस चार्ज की वजह से जो भी फ्लक्स एंटर करेगा यहां पर, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर करेंगी, ठीक है, ध्यान से समझो इसको, ये एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ऐसे, ठीक है। तो इधर जितना सरफेस में ये जो फ्लक्स है वो एंटर कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये बाहर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना यहां पर फ्लक्स एंटर कर रहा है, उतना ही फ्लक्स इस सरफेस से बाहर जा रहा है। ठीक है, उतना ही फ्लक्स इस सरफेस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जा रहा है। देखो ना यहां पर इस एरिया में यहां से एंटर कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इतने बड़े एरिया से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल गई, तो हमें टोटल फ्लक्स ही तो बताना था। तो इस पूरे क्लोज सरफेस पे जो बाहर चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से जितना फ्लक्स एंटर करता है उतना ही फ्लक्स बाहर जाता है, यानी कि जो नेट फ्लक्स होता है वो 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इस सरफेस पे अगर फ्लक्स निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है इस तरफ, और ये जो यहां पर एरिया बनेगा उसका एरिया वेक्टर होगा बाहर की तरफ। यानी कि मान लीजिए कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो जा रही है E, एक छोटे से केस के लिए मैं ले रहा हूं कि यहां पर जा रही है E और जो एरिया है वो है A, बट इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्रीज का। तो cos 180 की जो वैल्यू हो जाएगी, इसको फाई L मान लेते हैं लेफ्ट साइड वाला, तो फाई L इज इक्वल टू AE cos 180 डिग्री, और 180 डिग्री यानी कि माइनस, तो -AE, और इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है और जो एरिया है वहां पर भी क्या हो जाएगा, ये जो एरिया वेक्टर है वो रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी। तो यहां से ये निकल कर आ जाएगा कि AE, ठीक है, तो -AE + AE, जब ये है राइट की तरफ, तो जब टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो वो हो जाएगा -AE + AE, और वो हो जाएगा 0। ठीक है, देखो इस पे हमें और रिगरस इसका कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि ये रेगुलर सरफेस नहीं है, इस वजह से हमें इसके फ्लक्स का और एक एक पॉइंट लेकर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एरिया लेकर हमें फ्लक्स निकालना होगा। बट समझाने के लिए मैंने ये ले लिया है कि जितना यहां पर एंटर कर रहा है -AE, उतना ही इस पूरे से निकल रहा है। ठीक है,
तो वो जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो गया, 0 हो गया, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी चार्ज बाहर रखा होता है उसका इस गॉसियन सरफेस से या इस क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाले टोटल फ्लक्स पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि जितना एंटर करता है उस पे फ्लक्स उतना ही बाहर निकल जाता है। तो नेट फ्लक्स जो हो जाता है वो हो जाता है 0। जबकि जो चार्ज एनक्लोज्ड होते हैं उससे सिर्फ फ्लक्स बाहर की तरफ निकल रहा होता है, मतलब कि अंदर जो चार्जेस हैं अगर हम लोग उसकी बात करें तो इन चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, बाहर तरफ निकल रहा है। ठीक है, इन चार्जेस की वजह से फ्लक्स बाहर तरफ ऐसे निकल रहा है। ठीक है, बाहर की तरफ ऐसे इन चार्जेस की वजह से। क्लियर? तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब अगर ये बात क्लियर हो गई है तो अब इस पे एक और पॉइंट है जिसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और बहुत ध्यान से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये थी फ्लक्स की बात। अभी जो भी मैंने बताया वो था फ्लक्स की बात। किसकी बात थी? फ्लक्स की बात थी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अभी तक जो मैंने बताया वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो मिलेगा इस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज मौजूद थे उनकी वजह से, और बाहर वाले जो चार्ज थे उसकी वजह से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा फ्लक्स के केस में। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मान लीजिए आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया और फिर कहीं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिंपली हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, हर एक की वजह से यहां पर कंट्रीब्यूशन होगा। या फिर इसको अगर मैं और आसान यहां पर फिर से बनाऊं, ड्रॉ करूं, तो अगर मान लीजिए हमें क्या करना है कि इस जगह पर हमें कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, मान लीजिए। ठीक है, तो अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेट अस सपोज हमें इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो अगर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इन दो चार्जेस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे, और इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी निकालेंगे। क्योंकि यहां पर सिर्फ एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, कहीं पर हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं कर रहे कि इस सरफेस से किधर से एंटर करी और किधर से निकली, हम सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो उस केस में जब हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होती है तो चार्ज चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, सबका कंट्रीब्यूशन लेना होता है। तो दो चीजें हम लोग के पास, एक है फ्लक्स और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब फ्लक्स फाइंड करना होता है तो चार्जेस सिर्फ हम लोग लेते हैं अंदर वाले, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो चार्ज हम लोग अंदर वाले बाहर वाले सारे कंसीडर करते हैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। ठीक है, और इसका जो अगला लेक्चर होगा उस पे हम लोग सीखेंगे कि गॉसेस लॉ की हेल्प से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करते हैं। ठीक है, वो हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पर आएगा। बट अभी इन दोनों पे आपको बहुत क्लियरली डिफरेंस पता होना चाहिए कि फाई पे क्या लेते हैं फ्लक्स फाइंड करने पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने पर क्या लेते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आखिरी बार इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि किसी भी तरीके की आपको कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, फाई निकालते वक्त टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, वो निकालते वक्त हम लोग सिर्फ चार्ज कंसीडर करते हैं अंदर वाले, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। जबकि अगर हमें इस गॉसियन सरफेस पे मान लीजिए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो जो चार्ज इनक्लोज्ड है उनकी वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद जो चार्ज बाहर है उसकी वजह से भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। ठीक है, हम लोग सारे चार्जेस को कंसीडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस को पार करके आ रही है हमें उससे मतलब नहीं है, किस सरफेस को उसने पार किया है, कहां पर कैसे बिहेव कर रही है हमें उससे मतलब नहीं, इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें बताना है। जबकि यहां पर हमें टोटल फ्लक्स बताना होता था, तो टोटल फ्लक्स बताने के लिए हमें हर हिस्से से जानकारी जब लेते थे तो जो बाहर वाले का फ्लक्स था वो कैंसिल आउट हो जा रहा था।
ठीक है, ये अभी मैंने बताया था आपको, निकाल कर दिखाया था कि बाहर वाले का जो फ्लक्स कंट्रीब्यूशन होता है टोटल फ्लक्स में वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट करके चलना है, वरना जरा सा कंफ्यूज हुए तो आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत होंगे। क्लियर? तो यहां पर वही चीज आ गई फिर से कि Q जो है वो सिर्फ टोटल चार्ज की बात कर रहा है, वो भी जो सरफेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जैसे मैंने बता दिया कि ये जो क्लोज सरफेस हम लोग बनाते हैं गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस, एक ऐसी हाइपोथेटिकल सरफेस हो गई जो कि हम यूज करते हैं सिर्फ चार्जेस को इनक्लोज करके उससे पास होने वाले फ्लक्स को पता करने के लिए। फिजिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकली सिग्निफिकेंस इसका नहीं होता। मतलब कैसे कि ये हमें ऐसा कुछ ऐसा बनी हुई नहीं होती है गॉसियन सरफेस, सिर्फ हम लोग के पास ये क्या है, एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है ये। ठीक है, तो ये गॉसेस लॉ पे ये हम लोग को ध्यान रखना है गॉसियन सरफेस क्या है। फिर वही चीज कि गॉसियन सरफेस अगर हमें चूज करनी है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो हमारा एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, यानी कि हम लोग इमेजिनरी सरफेस है, ये हम लोग इमेजिन करते हैं इसको, तो इसको हम लोग चूज कर सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस कैन बी चूजन, बिल्कुल हम गॉसियन सरफेस को चूज कर सकते हैं, बट उसको चूज करने के नियम हैं, उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हम लोग को गॉसियन सरफेस सिर्फ इसी तरीके से चूज करना है, वरना जो कैलकुलेशंस है हम लोग की वो गड़बड़ हो जाएंगी। कैसे? जो गॉसियन सरफेस है वो चार्जेस को इनक्लोज करना चाहिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होने चाहिए जितने भी चार्जेस का हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। ठीक है, मान लीजिए हमें इन दो चार्जेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है, तो ये दो चार्ज अंदर होने चाहिए गॉसियन सरफेस के। अगर मान लीजिए इसका भी हम लोग बताना होता तो एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करते हैं, या तीन चार्ज मान लीजिए ऐसे रखे हुए हैं, तो गॉसियन सरफेस हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बट गॉसियन सरफेस को हम लोग कभी भी ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे कि गॉसियन सरफेस को ऐसे ड्रॉ कर दे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि चार्ज जहां पर है उसी की जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, जिस जगह पर चार्ज है उसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होती। तो जब उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं है तो हम लोग फ्लक्स कैसे उसका कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन है वो है EA cos थीटा। तो मान लो इस चार्ज को हम लोग ने क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया, और फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो 1/4πε0 r², और यहां पर ऊपर Q होता है ना, और फिर A cos थीटा। अब देखो इस चार्ज के लिए जब रखोगे Q1 चार्ज के लिए, और फिर फाई निकालोगे φ1, तो यहां पर जो R की वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, चार्ज से कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो बताओ, क्योंकि हमें सरफेस पे देखना होता है ना। अभी जो डेरिवेशन ऑफ गॉसेस लॉ था उस पे हम लोग ने यही तो किया था कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी थी। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी थी एक चार्ज के अराउंड, और फिर इस चार्ज की वजह से इस जगह पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करी थी, इसके सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालकर हम लोग ने फ्लक्स निकाला था, है ना, इस छोटे से एरिया एलिमेंट डेल्टा एस के लिए, फिर उसको सम अप कर दिया था। तो यहां पर जब हम लोग देखेंगे कि अब हमने डिस्क्रीट चार्ज से ऐसे पास करा दी, उस केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब इस Q1 की वजह से हम लोग निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही यहां पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट यानी कि वहां पर हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को उस चार्ज की वजह से। तो कभी भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हुए जिस भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है उसको हम लोग अंदर ही लेंगे उस चार्ज को। कभी भी गॉसियन सरफेस को ऐसा नहीं करेंगे कि उस चार्ज से पास करा दें। ठीक है, यानी कि चार्ज अगर यहां पर है तो गॉसियन सरफेस थोड़ा सा और बढ़ा लो। ठीक है, बात क्लियर? तो इस तरीके से गॉसियन सरफेस हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, बट इसका अगला पॉइंट ये है कि अगर चार्जेस डिस्क्रीट ना होकर कंटिन्यूअस हुए,
ठीक है, यानी कि जैसे कंटिन्यूअस हम लोग ने कल डेंसिटी पढ़ी थी ना, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर का केस हुआ अगर हम लोग के पास, तो फिर क्या होगा, तो फिर किस तरीके से ये गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया जाएगा। तो अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लीजिए कि एक आपके पास शीट है, एक इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसपे कि चार्ज है, ठीक है। इस इनफाइनाइट प्लेन शीट पर अब हमें क्या करना है, अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है तो गॉसियन सरफेस हम लोग, अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो यहां पर अगर एक मैं ऐसा चार्ज बना रहा हूं तो आपको हो सकता है लगे कि डिस्क्रीट बना रहा हूं, बट नहीं, यहां पर हर जगह पर प्लस क्यू चार्ज मौजूद है, ठीक है, हर जगह पर। तो इसके लिए अगर हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके लिए कैसा हम लोग बनाते हैं वो अभी जो अगले लेक्चर होगा उस पर पर्टिकुलर बनाएंगे, बट ये है कि इसके लिए हम लोग इससे कहीं पर भी गॉसियन सरफेस को पास करा देंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर गॉसियन सरफेस पास हो जाती है, पास थ्रू हो जाती है, बट डिस्क्रीट चार्जेस के केस में जब ऐसे अलग अलग चार्जेस रखे हो तो गॉसियन सरफेस कभी भी इंडिविजुअल चार्ज से पास नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्लियर। ये है इसके पॉइंट्स। और फिर अब आता है कि देखो गॉसियन सरफेस या गॉसेस लॉ का हमारे पास एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है कि गॉसेस लॉ की हेल्प से हम लोग एक वायर के केस में एक इनफाइनाइट साइज की जो शीट है या एक स्फेयर, इन सब की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है। तो क्योंकि ये रॉड भी हम लोग का इनफाइनाइट साइज्ड है, ये जो शीट है वो भी इनफाइनाइट साइज्ड है, तो फिर हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट वाला केस अगर हम लोग लेकर चलेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में, तो इनफाइनाइट में चार्ज कैसे रखा है, उसकी डिस्टेंस क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर पता करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो चार्ज, सोर्स चार्ज की वैल्यू, और इस सोर्स चार्ज से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस आर, यही तो पता करना होता है। तो अगर ये इनफाइनाइट साइज के हैं तो हम लोग किधर से चार्ज को देखेंगे और किस पॉइंट पर देख रहे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अगर इनफाइनाइट साइज के। तो उस केस में डायरेक्टली हम लोग का जो कैलकुलेशन होता है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तब जो गॉसेस लॉ है वो हेल्प करता है टोटल फ्लक्स को यूज करके, इस जगह पर टोटल फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है उसको यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालने के लिए। तो उस केस में हम लोग को सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होती है जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है। तो कुछ जो हम लोग की सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोग जो ड्रॉ कर सकते हैं वो है जैसे कि अगर एक प्लेन शीट हुई तो इस प्लेन शीट पे हम लोग ऐसा क्यूबॉइड जैसा बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये जो बना हम लोग का ये गॉसियन सरफेस जो बनी ये कैसी है, सिमेट्रिकल है इस शीट के। इसी तरीके से अगर यहां पर एक रॉड है तो इस रॉड के लिए अगर हम लोग की जो एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होगी वो ये होगी कि एक बड़ा सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर इसे के चारों तरफ ऐसे बना दिया जाए इस तरीके से, इसको एनक्लोज करते हुए, जैसे कि ये दिख रहा है, ये जो रॉड है ये अंदर जो दिख रही है वो ये पतली वाली रॉड है जो है, और इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी इसको एनक्लोज करते हुए, और यहां से ऊपर से भी इसको ढक सकते हैं और पीछे से भी ढक सकते हैं। यानी कि एक पूरा सिलिंड्रिकल अगर शेप का कोई है, जैसे कि ये रॉड है, इसके चारों तरफ जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगी वो बन जाएगी ऐसे एक सिलेंडर के फॉर्म पे, ठीक है। और अगर एक शीट है तो उस पे हम लोग क्यूबॉइड बना सकते हैं, और अगर एक स्फेयर जैसा है तो इसके चारों तरफ स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान हो जाता है, जिसको कि हम लोग अपने अगले लेक्चर जो है उसमें देखेंगे कि किस तरीके से गॉसेस लॉ की हेल्प से जब इस तरीके कुछ सिमेट्रिकल शेप्स आते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं, सिमेट्रिकल शेप्स जो कि चार्ज होते हैं, उस पे एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके, एक सुटेबल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं कुछ डिस्टेंस पे। कैसे निकालना है, क्या करना है, वो हम लोग आगे अगले उस पे देखेंगे,
ठीक है, क्लियर। तो अब क्या है कि इसकी जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है गॉसेस लॉ की, वो ये है कि देखो जितने भी पॉइंट्स अभी तक बताए हैं कि हमें गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करना है, गॉसेस लॉ में क्यू क्या होता है, फाई क्या होता है, या किस तरीके से जो सरफेस है उनको चूज करना है, कंटिन्यूअस में कैसे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कब ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स जो अभी तक बताए हैं, अगर उनसे जरा सा भी भटकोगे तो कुलाम्स लॉ से भटक जाओगे। और कुलाम्स लॉ से अगर भटक गए एक बार, ठीक है, एक बार अगर भटक गए तो जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था, इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या फिर जो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर निकल कर आ रहा था, ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो इनसे भटक जाओगे, और जैसे ही इनसे भटकोगे तो पूरा का पूरा जो फॉर्मुलेशन होगा, गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे या कुछ भी निकालोगे, वो सब गलत हो जाएगा। तो जितनी भी चीजें हैं हमें उनको फॉलो करते हुए ही गॉसियन सरफेस को बनाना होता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें थी गॉसेस लॉ से रिलेटेड। हमें गॉसेस लॉ को, देखो ये बहुत अच्छा टूल है, बट इसको अप्लाई भी हमें बहुत सोच समझकर करना होता है ताकि चीजें गड़बड़ ना हो। क्योंकि अगर जरा से भी हम लोग थोड़ा सा फ्रीडम ले लेंगे और कुछ भी लगा देंगे तो जो पूरा फॉर्मुलेशन है इसका वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो गॉसेस लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है, तभी तो आपका ये जो Q/4, इसके डेरिवेशन ऑफ गॉसेस लॉ पे जाके पीछे देखिएगा, जहां पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइड हो जाता है या कट जाता है 4 पाई आर स्क्वायर से, एक स्फीयर के सरफेस एरिया से ऐसे कट जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यहां पर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था, इसी वजह से ये कट हो जा रहा था। और अगर आप जरा सा भी गड़बड़ कर देंगे तो इनमें डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और फिर हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ से बाहर निकल जाएंगे, और जितना भी हम लोग फॉर्मुलेशन से जो भी चीजें फाइंड करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो सब गलत होगा। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से यूज करने वाला टूल है। क्लियर। तो आई होप आपको आज का सेशन जो था वो समझ पे आया होगा, और इसका जो अगला लेक्चर होगा उस पे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ेंगे कि किस तरीके से गॉसेस लॉ की हेल्प से, जहां पर कि हम लोग को टोटल फ्लक्स पता होता है किसी सरफेस से पास होने वाला, और इस सरफेस से पास होने वाले टोटल फ्लक्स का यूज करके इस सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग पता करते हैं। क्लियर। तो तब तक के लिए थैंक यू।